हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई संख्या 14 से 20 के ऊपर, यानी कि कुल 6 इकाइयों में हम देखेंगे कुल 36 रचनाओं और रचनाकारों के ऊपर। देखने में आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को असाध्य लग सकता है। मैं भी जब नोट्स तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि एक ही साथ प्रस्तुत करना कठिन होगा, लेकिन मन में आया कि हमारे विद्यार्थी बहुत ही लगनशील और मेहनती हैं, तो वो एक शिक्षक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में पीछे नहीं हटेंगे। तो उसी प्रेरणा से हमने सोचा कि कम समय में आप इन इकाइयों से कैसे परिचित हों और उन तथ्यों से कैसे परिचित हों जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए और सुनते हुए आप सब अपने पास सिलेबस की प्रिंट कॉपी जरूर रखिए, जिससे कि प्रामाणिकता बरकरार रहे और आपका पूरा पाठ्यक्रम भी कवर हो जाए। तो हमने यहाँ पर कुल 4 रूपों में टेबल बनाया हुआ है, जिसमें कि इकाई 14 आप देख रहे हैं लिखा गया है कवि, पाठ्यक्रम में लगी रचना, विधा या रूप, और हमें कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें याद करके रखना चाहिए। तो इकाई 14 के अंतर्गत आप सभी जब सिलेबस देखेंगे तो इसमें कुल 3 कवियों और रचनाओं को पढ़ना है, जिसमें पहले कवि का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। रामचरितमानस का कांड उत्तर कांड आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में तुरंत ये सारे तथ्य आने लगे होंगे कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, 16वीं सदी में लिखा गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किए थे। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जिनको कि हम अध्याय भी कह सकते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, जिसका कि एक दूसरा नाम युद्ध कांड भी है, और 7वां कांड है उत्तर कांड, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो उत्तर कांड पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कि उत्तर कांड राम कथा का उपसंहार माना जाता है, और इस कांड में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। एक बात आपने, जब मैं राम राज्य का वर्णन आप सभी को एक लेक्चर प्रस्तुत किया था तो उसमें बताया था कि ज्ञान के अपेक्षा भक्ति को इसमें महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त सीता लक्ष्मण समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचते हैं। वहां पर राम का भव्य स्वागत होता है, साथ में भरत जो कि बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन जैसे ही राम अयोध्या पहुंचते हैं तो भरत खुश हो जाते हैं। इसके साथ वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद वेदों और शिव स्तुतियों के साथ राम का राज्याभिषेक होता है। आए हुए बानरों की विदाई हो जाती है। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद चारों भाइयों को 2-2 पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श बन गया। तो ये पूरा उत्तरकांड जो है, जिसको कि हम 7वां सोपान भी कहते हैं, उसकी एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मेन फैक्ट्स के रूप में थी। उम्मीद है कि आप अपने दिमाग में धीरे धीरे रखना शुरू करती होंगे। तो इकाई 14 में जो पहली रचना थी रामचरितमानस उत्तरकांड, अब हम देखते हैं जो दूसरी रचना लगाई गई है वो कबीर की है। पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है बीजक, जिसके संपादक के तौर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया गया है, और बताया गया है कि पद संख्या 160 से लेकर 190 आपको पढ़नी है। तो बीजक, वैसे तो हम सब जानते हैं कि कबीर के पदों का संग्रह है, जिसको कि धर्मदास ने किया था, इसको कलेक्शन किया था इसका, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर नाम की पुस्तक लिखी सन 1942 ईस्वी में, उसी पुस्तक में जो पद दिए गए हैं, पद संख्या 160 से लेकर 190 हमें पढ़ने हैं। तो इन पदों पर हमने यूजीसी नेट की तैयारी कराते वक्त पहले ही बातचीत कर ली है, आप लोग वहां से जरूर जाकर देखिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो कबीर के पद हैं वो
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर नामक पुस्तक से जो पद लिए गए हैं उन्हीं को पढ़ना है। अगर हम कुछ तथ्यों के बारे में बात करें तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद, साखी। रामायणी जो कि रामायण पर आधारित है, एक तरीके से देखा जाए नाम में ही छिपा हुआ है रामायणी, जो कि दोहा और चौपाई में लिखा गया है। मुख्य रूप से इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कई जगह आलोचक इसमें पूर्वीपन को भी देखते हैं। दूसरा जो इसका खंड है सबद, जो कि गेय पद में है, ऐसा पद जिसको कि गाया जा सके। इसकी भाषा है ब्रज भाषा और इसमें भी पूर्वीपन दिखाई पड़ता है। तीसरा खंड है साखी, जो कि दोहा में है। आमतौर पर हम इन्हीं साखियों से परिचित हैं, जिसकी भाषा है राजस्थानी या फिर पंचमेल खिचड़ी। तो ये तो कबीर से रिलेटेड है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है, तो इसको ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीसरी रचना जो इकाई 14 में दी गई है वो है कामायनी, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी को महाकाव्य के तौर पर देखा जाता है, जिसमें कि आपको श्रद्धा और ईड़ा सर्ग पढ़ना है। तो इन सर्गों पर भी हमने बात की है। अलग से एक कामायनी वीडियो लेक्चर हमने बनाई थी, आप लोग उसको देखे भी होंगे। नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक सब इस इनबॉक्स में डाल दूंगा, आप देखिएगा। कामायनी की जब भी बात की जाती है तो इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रमुख पात्रों को आपको ध्यान में रखना है, मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव। इनको प्रतीकों के तौर पर भी देखा जाता है कि मनु जो है वो मानव का मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, इसके बाद ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो इन प्रतीकों को भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। कामायनी की कथा 15 सर्गों में विभक्त है और यहाँ से प्रायः सवाल बनते हैं, चाहे वो क्रम वाले प्रश्न हो जाए, कहीं से भी उठाकर पूछा जा सकता है। इसलिए आप याद कर सकते हैं इसको। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 सर्ग हैं। इन 15 सर्गों को आप जरूर सीरियल नंबर से याद कीजिए, जिससे कि घुमा फिरा कर सवाल पूछा जाए तो भी आप बता दें। बाकी यहाँ से कुछ पंक्तियां भी उठाई जाती हैं, उन पर हम चाहेंगे कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो तथ्यात्मक जानकारियां हैं उनको जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। इतना तो जरूर रखिए कि जो आपके सिलेबस में श्रद्धा लगी हुई है वो किस सर्ग में है, तो ये तीसरा सर्ग है श्रद्धा, और ईड़ा जो है वो 9वां सर्ग है। यानी कि आपको 39 याद करके रखना है, 39, जिससे कि तुरंत आपके दिमाग में अगर सवाल आ जाए कि ईड़ा कामायनी का कौन सा सर्ग है तो तुरंत आप बता देंगे कि 9वां सर्ग है। श्रद्धा कौन सा सर्ग है तो तीसरा सर्ग है। बाकी पात्रों के बारे में हमने बता दिया। तो ये था इकाई 14। अब हम बात करते हैं इकाई 15 के ऊपर। इकाई 15 की जब भी हम चर्चा करेंगे तो इसमें भी 3 रचनाएं लगी हुई हैं और ये तीनों रचनाएं उपन्यास हैं। आपने ऊपर देखा कि तीनों रचनाएं महाकाव्य विधा से रिलेटेड थी, या फिर थोड़ा सा आ, आ, एक तरीके से देखा जाए तो इसमें 14 इकाई में भक्ति काल को रखा गया था और फिर आधुनिक काल के एक महाकाव्य को रखा गया था। 15 इकाई में कुल 3 उपन्यास लगे हैं, जिसमें गोदान है, मैला आंचल है, राग दरबारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के ऊपर, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। देखा जाए तो गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमटकर केंद्रीभूत हो गया है, दिखाई पड़ता है, और एक तरीके से इनका उच्चतम स्तर का आखिरी उपन्यास इसको कहा जा सकता है। हालांकि आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि आखिरी उपन्यास तो मंगलसूत्र है, बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन अगर माना जाए परिपक्व तरीके का जो उपन्यास है वो गोदान है। गोदान की कथा वस्तु के 2 प्रमुख सूत्र हैं, होरी, गोबर, धनिया, झुनिया तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों दाता दीन, नोखे राम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला कथा सूत्र, जो कि ग्राम्य जीवन पर विकसित होता है। वहीं नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है। इसमें पंडित ओंकारनाथ जो कि संपादक हैं,
अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि किस पत्रिका के संपादक हैं। हमने बताया है पुराने वीडियो लेक्चर में, आप याद कर लीजिए। और जिन बच्चों को आता होगा जरूर कमेंट्स करेंगे। श्याम बिहारी तनखा जो कि बीमा कंपनी के दलाल हैं, मिस्टर खन्ना उद्योगपति हैं, मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मिस्टर मिर्जा जूते के दुकानदार हैं और मिस मालती लेडी डॉक्टर हैं। इसके अतिरिक्त और भी लेडीज हैं, मिस खन्ना भी हैं। इन दोनों कथा सूत्रों को जोड़ने वाले इलाके के जमींदार राय साहब हैं, जिनका पूरा नाम है अमरपाल सिंह। तो जितने भी बिंदुओं पर हमने बात किया, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपने दिमाग में बैठाते जाइए। आगे अगर गोदान पर बात करें तो होरी की कथा आधिकारिक है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक है, लेकिन प्रासंगिक कथा प्रमुख कथा के विकास में अनिवार्य नहीं है। इसीलिए एक साहित्यकार ने लिखा कि यदि मैं गोदान लिखता तो कैसे लिखता। तो विवाद रहा है ग्राम बनाम शहर का। ये कहा जाता है कि अगर गोदान में शहरी पृष्ठभूमि की कथा नहीं होती तो क्या गोदान कमजोर हो जाता। तो यहाँ पर बताया गया कि कथा प्रासंगिक तो है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अगर नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधि है। धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव में बदल जाता है, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। संक्षेप में यही उसका पूरा जीवन है, यानी कि होरी का। दूसरी ओर अगर गोदान में देखें तो सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। जनता के सेवक कहलाने वाले पत्रकार स्वार्थी हैं। वे अमीरों से चुपके चुपके रुपया खाते हैं, यानी घूस लेते हैं। दार्शनिक दृष्टि वाले प्रोफेसर इस सीमा तक तटस्थ हैं कि मजदूरों की हड्डी पर महल खड़ा करते हैं। गांव और नगरों के बीच में त्रिशंकुवत लटके हुए जमींदार किसानों को सोख कर अधिकारियों को संतुष्ट करते हैं। यही प्रेमचंद का युग जीवन है। ऐसे समाज का उत्थान सुधारों से नहीं हो सकता। ये पूरी गोदान की पृष्ठभूमि यही है, कथा वस्तु यही है। प्रेमचंद भी यही बताना चाहते हैं। प्रेमचंद आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उपन्यास के अंत में वे स्वप्न को साकार नहीं, सत्य को अनावृत कर देते हैं। और आखिर में अगर आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो यही पंक्तियां सब हैं कि धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसे 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दिन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गोदान का जो अंत होता है वो त्रासदी पूर्ण होता है, यानी कि ट्रेजेडी भरी कहानी पूरी गोदान की है। तो एक तरीके से संक्षेप में आपने इस परीक्षा के दृष्टिकोण से गोदान से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आप देख लिए होंगे। इसके बाद जो दूसरा उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल है। यह उपन्यास सन 1954 ईस्वी में लिखा गया। फणीश्वर नाथ रेणु ने इस उपन्यास की भूमिका में ही बहुत कुछ बातें लिखी हुई हैं, जहां से सबसे पहले जो शब्द एक प्रचलित होता है आंचलिक उपन्यास। तो रेणु लिखते हैं, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। सवाल पूछा जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास कौन है। तो देखिए यहाँ पर मैला आंचल ऑप्शन में रहेगा तो तुरंत हो जाएगा आपका आंसर सही। मैला आंचल का जो कथानक है पूर्णिया जिला है। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान का मतलब यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से जोड़ा जा सकता है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। तो ये जितनी भी बातें कही गई ये सब फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कही गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि संथाल परगना की बात आएगी, मिथिला की बात आएगी। बाकी इसका जो कथानक है पूर्णिया जिला पर आधारित है, उपन्यास आंचलिक है। ठीक है, इसके बाद जो बातें
रेणु लिखते हैं वो और महत्वपूर्ण है। लिखते हैं कि मैला आंचल में इसमें फूल भी हैं, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यानी कि हर तरीके की परिस्थिति इस उपन्यास में मौजूद है। आगे लिखते हैं कि कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। तो ये जितनी भी बातें हमने आप सभी को बताई वो फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने मैला आंचल उपन्यास की भूमिका में इसको लिखा है। आपके दिमाग में इस उपन्यास के कई पात्र आ गए होंगे, जिसमें कि एक पात्र हैं जिनका नाम है प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत। फिर इसके बाद कमली का नाम आता है, बावन दास। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रमुख पात्र हैं जिनको कि आप दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि यूजीसी नेट को पढ़ाते वक्त हमने मैला आंचल पर विस्तार से बात किया है, उस वीडियो लेक्चर का भी आप सहयोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी मैं संकेत कर रहा हूँ, जो भी आपको गुरु सूत्र दे रहा हूँ, उसके माध्यम से भी आप अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा जो उपन्यास है, जिसका नाम है राग दरबारी, जिसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। यह उपन्यास सन 1968 ईस्वी में लिखा गया था। इसकी भूमिका को भी हमने आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया है, जिसमें श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी गद्य को व्यंग की, श्रीलाल शुक्ल ने हिंदी गद्य को व्यंग की वह धार दी जो उनसे पहले किसी लेखक से संभव नहीं हुई। उन्होंने व्यंग को उस करुणा से आप्लावित किया जो पहले केवल गुरु गंभीर लेखन शैलियों के दायरे में आती थी। राग दरबारी हिंदी की उन गिनी चुनी किताबों में एक है जिसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बात तो उपन्यास के प्रकाशक द्वारा कही गई है। उपन्यास के से रिलेटेड कुछ और बातें हैं कि राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में सन 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ। 1969 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये बात श्रीलाल शुक्ल ने कही। अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो राग दरबारी उपन्यास है 1964 से लिखना शुरू किए, 1967 में इसको कंप्लीट कर दिए, यानी कि 3 साल में ये उपन्यास कंप्लीट होता है। लेकिन इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में होता है और ये उपन्यास इतना चर्चित होता है कि सन 1969 ईस्वी में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल जाता है। तो ये सब जितने तथ्य हैं आपकी परीक्षाओं के लिए ही हैं। मान लीजिए पूछा जा सकता है कि राग दरबारी उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, या फिर इसका प्रकाशन कब हुआ, या इसको लिखने में श्रीलाल शुक्ल को कितना समय लगा। तो ये सारे तथ्य आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद आगे भूमिका में श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं कि सन 1969 में ही एक सुविख्यात या सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पर आईं, उससे यह तो प्रकट हुआ ही कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। ये बात कर रहे हैं श्रीलाल शुक्ल भूमिका में। और आगे लिखते हैं कि दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूं जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूं जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूं
और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गांवों की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। तो ये मैंने भूमिका से बातें उठाई थी। जैसा कि हमने प्रकाशन इत्यादि के बारे में बात कर लिया, भूमिका के बारे में बता दिया। कुछ पात्र हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। एक इसके मशहूर पात्र हैं वैद्य जी। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं। एक इसके पात्र हैं रंगनाथ, ठीक है। एक हैं रूपन बाबू। इन पात्रों को आप ध्यान में रखिए, यूजीसी नेट में भी हमने चर्चा की है। मंगल नाम के एक पात्र हैं इसमें, ठीक है। खन्ना है। तो धीरे धीरे आपको भी याद आने लगा होगा कि राग दरबारी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। इसमें एक स्त्री पात्र का जिक्र हुआ है जिसमें कि प्रेम प्रसंग चलता है। उम्मीद है कि आप सभी कमेंट्स कर कर जरूर बता सकते हैं कि वो स्त्री पात्र कौन है। तो एक तरीके से हमने यूनिट 15 में लगे हुए तीनों उपन्यासों के बारे में संक्षेप में बात कर ली है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं इकाई 16 के बारे में। इकाई 16 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुल 6 रचनाएं और रचनाकार शामिल किए गए हैं, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त के ऊपर। बाल मुकुंद गुप्त की रचना विदाई संभाषण लगी हुई है, और जब आप केबीएस की तैयारी कर रहे थे तो उस समय भी इस रचना को पढ़ना था। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जिनका समय 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का यानी अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में यानी विदाई संभाषण में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहस का भी नमूना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच में एक शब्द अनिश्चितता को लेकर बड़ा विवाद चला हुआ था। और जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, ये उस समय के एक भारत नामक पत्र था जिसमें कि समय समय पर प्रकाशित हुआ था। इन सारे तथ्यों पर हमने यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान बातचीत की थी। तो आप सभी जरूर अपने दिमाग को दौड़ाइए, एक बार जोड़ने की कोशिश कीजिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके मन मस्तिष्क में एक गैप जरूर छोड़कर रखा जाए, जिससे कि आप भी अपने से स्वयं बातचीत करते रहे। यूनिट 16 में जो दूसरी रचना लगी हुई है, उसने कहा था, जिसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
यह एक कहानी है। सरस्वती में इसका प्रकाशन हुआ था सन 1915 ईस्वी में। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, यानी 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें एक खास तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसको कि हम फ्लैशबैक पद्धति कह सकते हैं। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। इसमें अगर कुछ पात्रों की चर्चा करें तो सेना में जमादार लहना सिंह, सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह, वजीरा सिंह और कीरत सिंह का नाम लिया जा सकता है। तो अगर पात्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप बता देंगे। बाकी उसने कहा था कहानी के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक अमर कहानीकार के तौर पर हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। उसने कहा था को कई आलोचकों ने आधुनिक कहानी के तौर पर भी देखा है और इसको नई कहानी से जोड़कर देखने का प्रयास किया है, और ये भी माना है कि यही हिंदी की सबसे आधुनिक भावबोध पर आधारित कहानी है जिसमें युद्ध की आड़ में प्रेम को महत्व दिया गया है। युद्ध और शांति नाम से एक रचना यूरोप में लिखी गई थी, उसी से लगभग प्रभावित होते हुए गुलेरी जी ने भी युद्ध के साथ साथ प्रेम की जीवंतता को भी रखने का प्रयास किया है। बाकी आप सभी उसने कहा था कहानी को पढ़े ही होंगे कि ये किस राज्य की पृष्ठभूमि पर है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका जो इलाका है वो कहीं न कहीं पंजाब के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप जोड़कर देख सकते हैं। अगली जो कहानी इस इकाई में लगी हुई है उसका नाम है भोला राम का जीव, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। ये कहानी विधा में है। हरिशंकर परसाई खासतौर से जैसे इनका नाम आता है तुरंत आपके दिमाग में व्यंग्य विधा भी आ जाती है। हरिशंकर परसाई ने अपने एक परिचित रिटायर्ड कर्मचारी की दुखपूर्ण यथार्थ घटना से प्रेरित होकर इस कहानी की रचना की है। कहानी का कथानक इतना है कि भोला राम के जीव की तलाश स्वर्ग में हो रही है, मगर उसका जीव यमदूत को चकमा देकर अपनी पेंशन की फाइल में घुस गया है। जीव की तलाश करते हुए नारद आते हैं और साहब को घूस में अपनी बीड़ा देकर दबी फाइल निकलवाते हैं। फाइल में चिपके भोला राम के जीव से स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, मगर भोला राम का जीव कहता है कि मैं तो अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में ही चिपके रहना चाहता हूँ। तो कहानी आप देख रहे हैं कि कितनी रुचिकर होगी। इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये भी यूजीसी नेट और मुझे लग रहा है कि केबीएस के सिलेबस में भी शामिल थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भोला राम कौन है और भोला राम का जीव कौन है, किस हिसाब से हरिशंकर परसाई ने इस कहानी को बुना है, रचा है। इस कहानी में मैंने एक पैराग्राफ देखा जिसे कि आप सभी को बताना उचित समझा। इसमें एक पात्र है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया भोला राम नाम था उसका। जो मुख्य पात्र है उसका नाम भोला राम नाम है। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। देख रहे हैं आप भोला राम का जो परिचय दिया गया है, पूछा जा सकता है कि वो कहाँ का रहने वाला था या फिर किस मोहल्ले में रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की, उम्र लगभग 60 साल। भोला राम की जो उम्र बताई जा रही है वो 60 साल। सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इस पैराग्राफ को रखा। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। तो ये पूरी चीजें चित्रगुप्त रजिस्टर में देखकर बताते हैं। बाकी ऊपर हमने बताया ही कि भोला राम स्वर्ग में खोजा जा रहा है, लेकिन वो अपनी पेंशन के फाइलों में उसका जीव चिपका हुआ है, वहीं रहना चाहता है। कहानीकार ने कहानी सौंदर्य कथानक को जो प्रस्तुत किया है, कहानी सौंदर्य कथानक में न होकर उसके सहारे उभारे गए तीखे रिमार्क और चुटेले व्यंग के माध्यम से शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता को उजागर करने का प्रयत्न किया है। तो खासतौर से भोला राम की जीव जो कहानी है
उसकी जो विशेषता है कि एक तो व्यंग में लिखी गई है और सवाल उठाई है शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता को। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसके विषय वस्तु से आप परिचित हो गए होंगे। इकाई 16 में ही जो अगली रचना है, मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ये एक संस्मरण विधा में लिखी गई रचना है। इसको हम स्मृति भी कह सकते हैं। इसमें महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। तो रचना को आप ध्यान में रखिए, किसने लिखा है, किस विधा में है और इसकी विषय वस्तु आप समझ गए होंगे। अगली रचना है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी आत्मकथा का एक अंश है और इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी ने क्या बताया उसको देख लेते हैं। अपने आत्मकथ में मन्नू भंडारी उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखती हैं जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी यानी मन्नू भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक कहानी यह भी रचना में आप देखेंगे कि मन्नू भंडारी अपनी टीचर शीला अग्रवाल से काफी प्रभावित रहती हैं और इसमें उन्होंने अपने पिता की आलोचना की। एक तरीके से उन्होंने बताया है कि पिताजी उनके रंग को लेकर थोड़ा सा, इनका वास्तविक नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं कि महेंद्र कुमारी नाम था और ये कलर में थोड़ी सांवली थी। तो पूरे इस आत्मकथा में कुछ अपने पिता के चरित्र को भी उन्होंने उजागर किया है। बाकी शीला अग्रवाल से प्रभावित रही हैं। लेखिका ने यहाँ बहुत खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 1946-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू भंडारी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो यदि आप इस रचना को न पढ़ पाएं तो भी कुछ सूत्र वाक्यों से इसकी विषय वस्तु को जरूर समझ गए होंगे। अगली रचना है जिसका नाम है शिरीष के फूल, जिसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी शिरीष के फूल एक ललित निबंध है। यह ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। तो इस तथ्य को आप जरूर ध्यान में रखिए। पूछा जा सकता है कि शिरीष के फूल का संकलन किस निबंध संग्रह में किया गया है, तो वह है कल्पलता। अब इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या प्रस्तुत किया है उसको देखते हैं। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प के कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल की सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक खास विशेषता है कि अपने निबंधों में वो शुरुआत में ललित तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर गंभीरता से अंदर जाते रहते हैं, जिसमें कि संस्कृति और इतिहास के आधार पर पूरा उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है।
उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेम की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रम कर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। तो जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को पढ़ेंगे तो उनके विषय कुछ अलग ढंग के होते हैं। ऐसा लगता है कि जो उपेक्षित विषय वस्तु रहे हैं उन पर उनकी नजर जाती रही। जैसे अशोक की बात यहाँ पर की गई, फिर शिरीष की बात की गई। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है और स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों और शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार के लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो शिरीष के फूल निबंध को ध्यान में रखिए कि ललित निबंध है, कल्पलता में संकलित है। बाकी किस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल को संस्कृति इतिहास से जोड़ते हुए पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में द्वंद्व को दिखाते हुए नई पीढ़ी का स्वागत किया है। अब हम बात करते हैं इकाई 17 के ऊपर। इकाई 17 जब आप सिलेबस में देखेंगे तो इसमें भी कुल 6 रचनाओं और रचनाकारों को पढ़ना है, जिसमें मैं बात करूं तो अज्ञेय को पढ़ना है, शेखर जोशी, कृष्णचंद्र, राम कुमार वर्मा, राहुल साकृत्यायन और धर्मवीर भारती। अज्ञेय की रचना है मैं क्यों लिखता हूँ। यह एक विचारपरक निबंध है। इसमें अज्ञेय ने पूरा व्यवस्थित रूप में जो लेखक की अनुभूति है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उसके आधार पर एक उन्होंने कविता लिखी जिसका नाम है हिरोशिमा। और ये निबंध उस समय के चिंतन पर आधारित है जब ये सोचते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था और वहाँ की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको अनुभूत करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं क्यों लिखता हूँ, पूरा बताया उन्होंने। तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर ली हैं। वे लिखते हैं कि अनुभव तो घटित होता है पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। अब यहाँ पर अज्ञेय को पढ़ाते वक्त मैंने कविताओं पर बातचीत की थी यूजीसी नेट में, तो मैंने बताया था कि अज्ञेय की ज्यादातर कोशिश रहती है सत्य की खोज। ठीक है, सत्य की खोज, वो चाहे कविता लिखते हों, उपन्यास, कहानी या फिर निबंध भी लिखते हों, तो सत्य की खोज, अनुभूति और संवेदना पर ज्यादा उनका जोर रहता है। तो यहाँ पर भी आप उस चीज को देख रहे होंगे। आगे वे लिखते हैं इसी में कि तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं क्योंकि इसकी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो हिरोशिमा पूछा जा सकता है कि किस जैसे आगे किस अपने विचारपरक निबंध में हिरोशिमा जैसे विषय वस्तु पर विचार किया है या फिर इसको आधार बनाते हुए कविता लिखा है, तो तुरंत आपके मन में अब आ जाएगा कि मैं क्यों लिखता हूं जो निबंध है उसमें हिरोशिमा की चर्चा की गई है। इस इकाई में आगे जो चैप्टर लगा हुआ है या फिर टॉपिक लगा हुआ है वो है गलता लोहा, जो कि एक कहानी है शेखर जोशी की। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं एक मेधावी किंतु गरीब ब्राह्मण युवक मोहन को आपको ध्यान में रखना है कि गलता लोहा का एक
पात्र है जो कि ब्राह्मण है लेकिन गरीब है, लेकिन पढ़ने में तेज है। फिर उसके साथ क्या होती है, मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। और यहाँ पर दूसरा पात्र आ गया धनराम लोहार, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गल कर एक नया आकार ले रहा हो। तो यहाँ पर देखिए आखिर में इस कहानी का जो शीर्षक दिया गया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लोहा जो है वैसे रखा रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन गलता लोहा को कोई भी आकार दिया जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, किसी भी तरीके का वो पात्र निर्मित कर सकता है। यहाँ पर भी कुछ वही बातें कही जा रही हैं। तो शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा के मुख्य पात्रों से परिचित हो गए होंगे, उसकी जो विषय वस्तु है वह भी आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ रही होगी। इसी इकाई में जो अगली रचना है जामुन का पेड़, जिसके रचनाकार हैं कृष्णचंद्र, और यह जिस विधा में है वो है हास्य व्यंग। जामुन का पेड़ आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त केवीएस के सिलेबस में भी इसको हमने पढ़ाया था और एमपी के सिलेबस में भी आप देख रहे हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वासी जान पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब आप जामुन का पेड़ पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपको हो सकता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लगे, आपको विश्वास न हो, तो आश्चर्य नहीं किया जा सकता है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। जामुन का पेड़ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो जैसे मैंने जामुन का पेड़ नाम लिया वैसे ही आपके दिमाग में इसकी स्टोरी आने लगी होगी कि एक व्यक्ति जो कि एक जामुन के पेड़ के नीचे दबा रहता है, तो वहां पर ये निश्चय नहीं हो पाता है कि इसको बचाएगा कौन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है कि ये फला डिपार्टमेंट्स के अंदर में है, फला डिपार्टमेंट्स के अंदर में है, और बाद में ये व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, इसकी एक इसमें रचना का भी नाम उल्लिखित किया जाता है। मैंने केबीएस में विस्तार से बताया था, उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मेन चीजों को आप ध्यान ध्यान में रखिए कि जामुन का पेड़ हास्य व्यंग में है, कृष्णचंद्र ने लिखा, और इसमें भी भ्रष्टाचार की बातें की गई। अभी इसी लेक्चर में हमने ऊपर में भोला राम का जीव में भी बताया कि वहां पर भी इसी तरीके की कुछ समस्या को उठाया गया है, वो भी व्यंग प्रधान कहानी रही है। आगे इस इकाई में रचना है जिसका नाम है दीपदान, जिसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा, और ये एकांकी विधा में है। दीपदान एकांकी 16वीं शताब्दी की चित्तौड़ दुर्ग की ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखकर लिखी गई है। दीपदान की कथा वस्तु ऐतिहासिक और जनश्रुत है। कथानक में घटनाक्रम का विकास निरंतर कौतूहल का निर्माण करता हुआ गतिशील होता है और चरम सीमा पर पहुंचकर जब पन्ना के नेत्रों के सम्मुख ही बनबीर उसके पुत्र चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर मृत्यु के घाट उतार देता है, तब भी पन्ना विचलित नहीं होती है और यही एकांकी समाप्त होती है। तो इस पॉइंट के माध्यम से आपने दीपदान के पात्रों से भी परिचय प्राप्त कर लिया कि दीपदान में कौन कौन से पात्र हैं। पन्ना है, बनबीर है, चंदन और कुंवर उदय सिंह। इस एकांकी के संवाद पात्रानुकूल हैं, चरित्राभिव्यंजक हैं एवं घटनाक्रम को गति देने वाले हैं। भाषा पात्र और भाव के अनुरूप ही है, साथ ही उसमें काव्यात्मक सरसता और मोहकता भी है। संपूर्णतः दीपदान
राम कुमार वर्मा की एक सफल ऐतिहासिक एकांकी है जो चित्तौड़ की बलिदान की भव्य परंपरा का एक स्वर्ण पृष्ठ हमारे सम्मुख खोल जाता है। तो ध्यान में रखना है कि दीपदान एकांकी है राम कुमार वर्मा द्वारा। राम कुमार वर्मा के साथ एक खास चीज जुड़ी रहती है कि चाहे इनकी एकांकी हो चाहे नाटक हो, सब ऐतिहासिक है। आपके इसी इकाई में अगली जो रचना है उसका नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। यात्रा वृत्त है। इसको कुल 5 खंडों में बांटा गया है। इसके 2 खंड, जो आखिर के जो 2 खंड हैं, वो सरस्वती पत्रिका से निकले हुए थे। इन खंडों को याद करिए। लहासा से उत्तर की ओर, चाड की ओर, सत्य की ओर, जेनम की ओर और नेपाल की ओर। तो हो सकता है कि विकल्प में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन है और कौन नहीं है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी किस विधा में है ये सब चीजें आप ध्यान में रखे होंगे। और मेरी तिब्बत यात्रा में एक विशेष सूची राव साकृत्यायन ने बनाई है, जिसमें कि उन्होंने लहासा की ओर नाम से लिखा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में देखेंगे आप कि यही पूछ लिया जाता है कि लहासा की ओर किसकी रचना है, तो भी आप बताएंगे राहुल साकृत्यायन। इसी इकाई में आखिरी जो विषय लगा हुआ है वो है अंधा युग, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। धर्मवीर भारती इसके लेखक रहे हैं। गीति नाट्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसके अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, प्रहरी 1, प्रहरी 2 की बात की गई है। व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, बलराम, कृष्ण इत्यादि का नाम आता है। और अंधायुग की जो पृष्ठभूमि है, इस घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की चर्चा इसमें की गई है। यानी कि महाभारत की पृष्ठभूमि पर यह लिखा गया है। ये भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में और अन्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसमें कुल 5 अंक हैं। उन 5 अंकों पर हमने बात किया है। बीच में कुछ अंकों के बीच में कुछ नए टॉपिक्स को भी रखा गया है। इस पर हमने पहले बातचीत की हुई है। अगर अंधा युग का आप देखेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप ध्यान में रखिए कि 5 अंकों में है और पात्रों से आप परिचित हो गए होंगे। अब बात हम करते हैं इकाई 18 के ऊपर। इकाई 18 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भी कुल 6 रचनाओं और रचनाकारों को पढ़ना है, जिसमें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और राजेश जोशी का नाम शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना पढ़नी है, राम की शक्ति पूजा, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के रूप में माना जाता है और इसका शुरुआत में प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र भारत में हुआ सन 1936 में। फिर इसको निराला की मूल कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छापा गया। यह कविता कुल 312 पंक्तियों की है, इसीलिए इसको लंबी कविता भी कहा गया। इस कविता का कथानक प्राचीन काल में सर्वविख्यात राम कथा पर आधारित है। कथानक एक अंश से लिया गया है, लेकिन परीक्षाओं में प्राय एक सवाल पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा किस रामायण से ज्यादा प्रभावित है, तो बांग्ला के कृतवास रामायण का प्रभाव इसके ऊपर दिखाई पड़ता है। और राम की शक्ति पूजा ये मान लीजिए कि बांग्ला के कृतवास रामायण पर है, लेकिन इसमें निराला ने अपने योगीन चेतना व आत्मसंघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया हुआ है। तो इसमें कहीं न कहीं निराला के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं भी दिखाई पड़ती हैं। बाद में इसको गांधी से भी जोड़ा जाता है और राम से भी जोड़कर देखा जाता है। तो व्यापक अर्थ देने वाली रचना है, फेमस है। तो मुख्य मुख्य चीजों से आप परिचित हो गए। अगली जो रचना है वो है कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक उपनाम से जाना जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तुरंत उनके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किस उपनाम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, आपके दिमाग में आ गया। तो इनकी कविता कैदी और कोकिल पढ़ना हमें। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करने का प्रयास किया है और इसी कारण ये कविता लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता की जो अगर मुख्य विषय वस्तु पर बात करें
तो स्वाधीनता आंदोलन के समय जितने भी सेनानी जेल गए थे, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, उनको कष्ट दिए गए, यातनाओं से परेशान किया गया, उसको चित्रित करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय है मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि कैदी और कोकिला के माध्यम से कवि उस समय की स्थितियों से तो परेशान है ही, स्वतः भी परेशान है, और उसके दिमाग में बात आई कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है और इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो कैदी और कोकिला, कैदी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेनानियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, और कोकिला यहाँ पर देखा गया है कि जो मधुर गीत गाने के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो मुक्ति की गीत गाना शुरू कर दी है, क्योंकि उससे लग रहा है कि ये जो भी पूरा देश दिखाई पड़ रहा है वो एक जेलनुमा हो चुका है। इस इकाई में अगली जो रचना है उसका नाम है ग्राम गीत, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, और ये कविता है ग्राम ग्राम श्री कविता है, बल्कि ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है, जिसके लिए सुमित्रा नंदन पंत जानते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। उसी तर्ज पर इन्होंने कविता भी लिखी ग्राम श्री। खेतों में दूर तक फैला फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता, यानी कि ग्रामश्री। अगली जो रचना इसमें दी गई है वो है मेघ आए, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जैसे मैंने नाम लिया, तुरंत आपके दिमाग में तार सप्तक से जुड़े हुए कवियों का नाम भी आना शुरू हो जाना चाहिए, और आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक से जुड़े हुए थे। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। मेघ आए कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी कि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मान लीजिए हम सब जब बारिश का इंतजार करते हैं और बारिश होती है तो हमें बहुत ही जो हमारा वातावरण होता है उल्लसित हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कवि हैं सर्वसल दयाल सक्सेना, इसको बड़ी ही बारीकता से और सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने देखा कि ऐसे लोग खुश हो रहे हैं मानो उनके घर दामाद आए हुए हों। तो यहाँ पर मेघों की तुलना दामाद से की गई है। एक तरीके से ये नई कविता के तौर पर इस कवि देखा जा सकता है क्योंकि नई कविता में ही नए उपमान, नए प्रतीक और बिंब की चर्चा की जाती रही। इस इकाई में अगली जो कविता है उसका नाम ही है कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। हालांकि आप पाठ्यक्रम में देखेंगे तो उसमें सिंह भी लिखा है, तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कुंवर नारायण ही लिखा, सिंह हमने भी लिख दिया। कविता के बहाने, कुंवर नारायण का भी संबंध तार सप्तक से है, और किसमें है ये आप बता सकते हैं या फिर अपने दिमाग में रख सकते हैं। कविता के बहाने जो कविता है ये कुंवर नारायण की कविता संग्रह इन दिनों, यहाँ पर कविता संग्रह का नाम है इन दिनों में संग्रहित की गई है। और इस कविता के बहाने कवि क्या सोच रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन
अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। तो कविता के बहाने कवि ने तमाम परिस्थितियों पर विचार किया है, जिसको कि हमने पॉइंट वाइज बता दिया। इसी इकाई में आखिरी जो कविता लगी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं, यानी कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पर काम कर रहे हैं। मतलब जब उनके दिन खेलने और पढ़ने के हैं, तो वो एक जिम्मेदारी को ढो रहे हैं। तो कवि की दृष्टि गई हुई है। तो ये भी बहुत ही प्रेरणादायी कविता है। अब हम बात करते हैं इकाई 19 के ऊपर। इकाई 19 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भी कुल 6 रचनाकारों को आपको पढ़ना है, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार, सैयद हैदर रजा, गिरिजा कुमार माथुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर, जिनकी कविता घर की याद हमें पढ़ना है, और एक कविता है घर की याद। कविता में घर मर्म का उद्घाटन किया गया है कि कवि को घर की याद आ रही है तो उसके ऊपर क्या बीत रही है, पूरी इस कविता के बारे में बात की गई है। ये कविता केबीएस के सिलेबस में भी लगी हुई थी। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, मतलब परेशान करती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, और कवि 4-5 भाई है, उसमें से आखिरी भाई यही हैं, और जो कि उस समय जेल के प्रवास पर हैं और घर की इनको याद आ रही है। जैसे आप लोग तैयारी करने अलग अलग शहरों में जाते हैं और मन में कई बार बेचैनी सी होने लगती है और घर की याद आती है, तो आप लोग फोन कर लेते हैं। लेकिन ये जब की कविता लिखी गई तो उस समय इस तरीके की सूचना तकनीकी नहीं थी, तो कवि कविता इस पर बैठकर लिखना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर भवानी प्रसाद मिश्र ये भी 4 सप्तक से जुड़े हुए हैं, इनको भी ध्यान में रखिए कि किस सप्तक में है। घर की याद कविता में केंद्रीय संवेदना घर है। ठीक है, अगली रचना है, अगले जो कवि हैं त्रिलोचन, उनकी रचना हमें पढ़नी है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। त्रिलोचन के वास्तविक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उम्मीद है, क्योंकि मैं देखिए लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं बहुत ही सिंसियर गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनको संकेत करना ही काफी है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती ये कविता धरती संग्रह से ली गई है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है अक्षर के पहले, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोध को उजागर करता है, तो दूसरी ओर दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। दो बातें यहाँ पर कवि वासुदेव सिंह ने उठाया है, यानी त्रिलोचन ने उठाया है, कि एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था को और दूसरे तरफ आर्थिक मजबूरियों के कारण घर परिवार जो टूटने के करीब आ चुके हैं। काव्य की नायिका चंपा है, जो अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे। जब आप कविता पढ़ेंगे तो इसमें एक पंक्ति आती है, और ये कथन जो है चंपा के द्वारा कहा गया है। जब त्रिलोचन इस कविता को लिख रहे थे तो उस समय दुनिया कलकत्ता की तरफ ज़्यादा जा रही थी, जैसे कि आज लोग दिल्ली और मुंबई की तरफ जाते हैं, और मैं बेंगलोर जोड़ लूँ तो यहाँ पर जाते हैं लोग, और दूर जोड़ लूँ तो दुबई हो गया। लेकिन पहले लोग कलकत्ता जाते थे, इसलिए कलकत्ता को महिलाएं बहुत अच्छा नहीं मानती थी उस जमाने में, इसलिए कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। कलकत्ते पर बजर गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती। तो त्रिलोचन ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ चंपा के मन की बात यहाँ पर लिखी हुई है और उस समय की स्थिति के बारे में लिखा है।
आगे इस इकाई में जो कविता लगी हुई है उसका नाम है साये में धूप, और इसका एक अंश पढ़ना था कहाँ तो तय था चिरागा, जो कि दुष्यंत कुमार की गजल है। इसमें राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का एक सुंदर नमूना है, और प्रायः आप लोग देखते होंगे कि आंदोलनों में या फिर जहाँ भी अ, सभाएं होती हैं वहाँ पर वक्ता कई बार दुष्यंत कुमार की गजलों का प्रयोग करते हैं। अगले कवि हैं या फिर लेखक हैं सैयद हैदर रजा, जिनकी रचना पढ़ना है आत्मा का ताप, जो कि आत्मकथात्मक विधा में है। सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक है आत्मा का ताप। उसका एक छोटा सा यहाँ पर चैप्टर लगा हुआ है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। ये हो सकता है पूछा जाए आपसे। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीजें इसमें बहुत रोचक और सहज शैली में उभर कर आई हैं। तो आत्मा का ताप जो है सैयद हैदर रजा के आत्मकथा का एक अंश है, जो कि मूल रूप से हिंदी में नहीं है बल्कि अंग्रेजी में है, लेकिन इसका अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। और हमने एक वीडियो लेक्चर में अनुवाद के बारे में पूरा विस्तार से बात की ही है। तो अगर मान लीजिए परीक्षा के बाद आपको मौका मिले तो जरूर इसको पढ़िए और देखिए कि अनुवादक के गुण आपको कैसे दिख रहे हैं, सरल भाषा में या फिर कठिन में है, कैसा है। जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी कविता पढ़ना है छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। तो यहाँ तो यही बात लिखेगी। कई बार हम लोग अपने पास्ट को याद करते हैं और लगता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे, और जो वर्तमान है वो बहुत दुख भरा हुआ है कि पढ़ना पड़ रहा है, छोटे छोटे अक्षरों को देखना पड़ रहा है, घंटे घंटे भर की वीडियो देखना पड़ रहा है। बचपन के दिन अच्छे थे जिसमें केवल सोना रहता था और लोग खिलाया करते थे। बचपन के दिन अच्छे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कवि ने कहा कि जो बीत गया उसको याद करके अपने को दुखी नहीं करना है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। गिरिजा कुमार माथुर जब मैं देख रहा हूं तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप लोग बिल्कुल पकड़ लिए कि मैं वही पूछूंगा कि ये किस शतक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इकाई 19 के जो आखिरी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी एक कविता पढ़ना है एक बूंद। तो ध्यान में रखिए, एक बूंद कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है कि जीवन पथ में आगे बढ़ना जरूरी है। भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, फिर भी अच्छा होगा ऐसा सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं गिरिजा कुमार माथुर की कविता से ही इसका लिंक जुड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। बूंद नीचे गिरती है, मेघ उसका घर है, उसे छोड़ देती है, वह सागर से मिलती है या सीप के मुंह में पड़कर मोती बन जाती है। लोग घर छोड़ना यानी कोई काम करना या जोखिम उठाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर बना रहता है। कभी उनको आशा की रोशनी दिखाकर कहता है कि जोखिम उठाने से कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर जीवन में कैसे जोखिम उठाएं उसको बताने के लिए बूंद का उदाहरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने दिया है। उम्मीद है कि मेरी हर बात आपको समझ में आ रही होगी और आपको लग रहा होगा कि एक ही बैठक में अगर 6 इकाइयाँ कंप्लीट हो जाएं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी इकाई यानी 20 के ऊपर।
जिसमें कि हमें कुल 6 रचनाओं और रचनाकारों को पढ़ना है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और नागार्जुन को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन के ऊपर, जिनकी कविता है आत्म परिचय। इस कविता के माध्यम से समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यवाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। बहुत अच्छी कविता है आत्म परिचय। कहने का मतलब है कि आप अगर इस दुनिया में आए हुए हैं और मनुष्य के तौर पर जी रहे हैं, तो आप समाज से अलग होकर नहीं रह सकते, दुनिया से अलग होकर नहीं रह सकते। उसी में आपको अपनी अस्मिता, अपनी पहचान बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगली जो कविता है वो है 20 साल बाद, जिसके कवि हैं धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या है? आप संकेतों के माध्यम से तुरंत आपका दिमाग दौड़ गया होगा कि हाँ, सही बात है, सुदामा प्रसाद पांडे, सुदामा पांडे बल्कि धूमिल। 20 साल बाद इनकी कविता। ये कविता संसद से सड़क तक में संकलित की गई है, जो कि धूमिल की काव्य संग्रह के तौर पर है। इसमें धूमिल ने आजादी के 20 वर्षों के बाद देश की स्थिति कैसी है उसका चित्रण किया है। देखने से आपको लग गया होगा कि ये 20 साल बाद क्या बात कही जा रही है, यानी कि 1967 ईस्वी के आसपास में ये कविता उन्होंने लिखी होगी और उसमें आज़ादी के 20 वर्ष, अब तो आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। तो अब कोई कवि आएगा तो लिख देगा कि 75 साल बाद। हालांकि हम लोग वर्तमान समय में अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन धूमिल इत्यादि जैसे कवि थे तो वो देश की स्थिति की चिंता बहुत ज्यादा करते थे। इनकी कविता आपने संसद से सड़क तक पढ़ी ही होगी। अगली जो कविता है उसका नाम है भूल गलती, जिसके कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का भी पूरा नाम आपके दिमाग में आ गया होगा। भूल गलती पर हमने विस्तार से भी वीडियो बनाई हुई है यूजीसी नेट की तैयारी कराते समय। कुछ चीजें देख लेते हैं भूल गलती में। भूल गलती मुक्तिबोध की आखिरी दौर की कविताओं में से है। यह कविता सबसे पहले कल्पना पत्रिका में 1964 में प्रकाशित हुई, बाद में इसको चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित कर दिया गया। भूल गलती में कविता के माध्यम से मुक्तिबोध ने इसमें कुछ आप देखेंगे कि मुगल कालीन स्थिति का चित्रण करते हुए उसमें एक सैनिक है जो कि विद्रोह करके बाहर जाता है और उसी पर पूरा ये है। इसमें आत्मचेतस की खोज के बारे में बातचीत की गई है कि जिसको हम व्यक्तित्व स्वतंत्रता की बात कह सकते हैं। तो भूल गलती विस्तार से आपको देखना हो तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पर पड़ी हुई है यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी ध्यान में रख लीजिए कि कब इसका प्रकाशन हुआ और किस में संकलित की गई। अगली रचना है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो सिलेबस जिस पर हम बात कर रहे हैं इसमें सप्तक से जुड़े हुए बहुत सारे कवि हैं, उनको एक जगह नोट कर लीजिए। और जितने कवि होंगे, हालांकि हमने बताया आपको शुरू में कि 36 कवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से जो भी तार सप्तक सप्तक से जुड़े हुए कवि हैं उनसे सवाल तो 100% आने एकदम से तय है। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज है, जो कि इनकी एक काव्य संग्रह जो लोग भूल गए हैं में संकलित है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाएगा तो तुरंत आप बता देंगे। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भागमा की अपेक्षा की जाएगी, या फिर भावना यहाँ पर होना चाहिए था। इसकी लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है
कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। अभी एक मुद्दा चल रहा था कि कहीं तूफान आया था गुजरात के साइड में, तो कुछ एंकर जो हैं टीवी रूम में खुद एक तरीके से ड्रामा टाइप का कर रहे थे कि मानो कि टीवी रूम में ही जो स्टूडियो उसमें ही तूफान आ गया हो। तो यहाँ पर देखिए, जो कवि है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर सवाल उठाया है कि कैमरे में बंद अपाहिज। यहाँ पर एक अपाहिज यानी शारीरिक चुनौती झेलते हुए व्यक्ति की मनोस्थिति का उन्होंने जिक्र तो किया है, साथ में उसको जो व्यक्ति पर्दे पर दिखा रहा है उसकी संवेदना पर भी सवाल उठाया है। रघुवीर सहाय की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के प्रति प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का अपना तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो सवाल उठाया गया है कि अपाहिज के प्रति करुणा दिखाते हुए आखिर में जो अंत होता है वो क्रूरता में बदल जाता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर रघुवीर सहाय ने इस कविता के माध्यम से उठाई। आगे जो आपके पाठ्यक्रम में कविता है उसका नाम है उषा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है और एक समय विशेष को बताने वाली कविता है। शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं। यह कविता जो उषा है, सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर बिंबधर्मी कवि के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है, जिसका उदाहरण उषा नाम की कविता भी है। कवि भोर के आसमान का मुख दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। तो ये उस समय की कविता लिखी गई है, भोर जिसको हम कहते हैं उषा। और ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति या विद्यार्थी भोर में उठकर पढ़ता है वो कुछ नया करता है। इसी तरीके से पहले जमाने में महिलाएं सुबह भोर में ही उठ जाती थी और काम धाम करना शुरू करती थी। धीरे धीरे उनको देखकर पुरुष उठा करते थे। हालांकि अब सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बदली सी हुई हैं। तो उषा कविता की बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुति शमशेर बहादुर सिंह ने की है। और आगे है कि यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी भोर में उठकर पढ़ा, इसलिए कई बार मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोज भोर में ही उठकर बना देता हूँ। और तो कुछ बच्चों ने कहा भी कि लगता है कि आप सोकर उठकर ही तुरंत बना रहे हैं। तो मुझे भी समय निकालना पड़ता है और कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कब आसपास में शांति का माहौल है और कब मेरा मन मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है। तो उषा कविता भी कुछ इसी तरीके से है, जो कि जीवन में रंग, गति, भविष्य उज्ज्वलमय हो, कालिमा को चीर कर एक नई ऊर्जा या फिर प्रकाश को लाने का साहस करती है, एहसास दिलाती है। आज के वीडियो लेक्चर का जो आखिरी आखिरी कविता है वो है बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन द्वारा एक कविता लिखी गई है। नागार्जुन का भी असली नाम है, मैंने बोल दिया तो आपके दिमाग में आ भी गया होगा। इस कविता में नागार्जुन ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। बादल को घेरते देखा, तो ध्यान में रखिए कि इसमें नागार्जुन ने प्रकृति चित्रण के साथ साथ
कुछ समस्याओं को भी उठाया, खासतौर से किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत किया है। इस तरीके से नागार्जुन को कालिदास और निराला की परंपरा से भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो हमने पूरे वीडियो लेक्चर में कुल 6 इकाइयों पर एक ही साथ बातचीत की। उम्मीद है कि ये जो मेरा प्रयास था आप सभी को पसंद आया होगा और एक ही बैठक में एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कर लिए होंगे। आपको लग गया होगा कि अगर इस वीडियो को ही देखकर हम जाएं तो बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।